नाजरीन आदाब। हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान में मुज़फ़्फ़र अहमद शाह साहब। 83 में अवामी एतमाद का टेस्ट हुआ। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा तो उसने कहा हम यहाँ पे इंतखाबात करवाएंगे असेंबली के, जो अदरवाइज भी ड्यू थे 1982 में, वो हुए 1983 जून में मेरे ख्याल से हो गए वो इंतखाबात, जिसमें उनको अच्छा खासा बहुमत मिला, अक्सरियत मिली। और इसमें गुलाम मोहम्मद शाह ने उनकी अपोजिशन नहीं की थी, जहाँ तक मुझे याद है उन्हें नहीं की थी। बिल्कुल मीन्स कि इनको पूरा टाइम दिया गया चलने के लिए, न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का बल्कि उनको एतमाद हासिल था जम्मू कश्मीर के अवाम का भी। बिल्कुल बहुत सारी नशिस्तें उन्हें हासिल कर ली। जमात इस्लामी जो एक सीट सोपोर की जीतती थी, एक्सक्लूडिंग 1972 वाले जो 5 उनको मिले थे, बाद में ये एक ही सीट जीते मैंने थे। खुद वो तो मैं भी शामिल था उस कैंपेन में, बहुत जबरदस्त तरीके से। 83 वाले इलेक्शन में जमात इस्लामी ने वो सीट भी खो दी, वो भी 0 उनका रहा 1983 में। और कांग्रेस की सीट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 हो गई। जम्मू में उन्होंने मेरे ख्याल से 20 सीट्स वहाँ पे टोटल उनकी 26 सीट्स थी। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इनको अवाम का मैंडेट मिला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। बिल्कुल उनको बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। 1983 के इलेक्शन में। तो ये जो इवेंटफुल है हिस्ट्री हमारी 1983 जून से 1984 जुलाई 2 जुलाई तक, तो इसमें क्या हुआ कि मिसेस गांधी ने ये फैसला कर लिया कि इसको रिमूव करना चाहिए। और रातों रात तो ये नहीं होगा ना, जब तक इनको आपके वालिद के साथी जो लोग बाद में इनके मिनिस्टर बन गए वो शामिल नहीं होंगे। ये कैसे? मैं बताऊं आपको कि एक तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें ऐसे ऐसे लोग एंटर हुए जी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेसिक हिस्ट्री के खिलाफ रहे, शेर कश्मीर के उनके प्रोग्रामों के खिलाफ रहे। एक तो वो बहुत बड़ी चीज़ हुई। दूसरा, ऑलरेडी एक वो चला आ रहा था मामला जो मैंने हुजूरीबाग का ये आपको किस्सा बताया। और फिर तीसरा, रिसेटलमेंट बिल, जी जो रिसेटलमेंट बिल शेर कश्मीर ने शुरू किया था, जो अब्दुर्रहमान अख्तर ने लाया, बिल नंबर 9, और उसको जब 1980 का दिया गया इसमें असेंबली में, असेंबली ने उसको पास करके गवर्नर के पास भेजा। जी हाँ, गवर्नर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, उसने दिल्ली भेज दिया। नहीं, पहले तो उसको वापस भेज दिया। जी हाँ, उसका फिर तरीका ये होता था, अंडर जो हमारा उस वक्त का कानून था, जी अंडर 370, आपको उसको दोबारा पेश करना है असेंबली में। जी हाँ, जब दोबारा पेश करके गवर्नर के पास भेजेंगे, गवर्नर हैज नो अदर चॉइस बट टू गिव हिज एसेंट। राइट। सो वो नहीं हुआ, उन्होंने उसको पास नहीं करवाया फिर, और बरक्स उसके उन्होंने रेफर किया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। और वो वहीं तब से उस ठंडे बस्ते में है। और उस बिल में क्या था कि भाई जो यहाँ से लोग हमारे जो पाकिस्तान चले गए हैं, और उनकी तादाद करीब 25 लाख के आसपास है, जो 4 अजला में वहाँ पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस में रहते हैं, ठीक, अपार्ट फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। राइट, अपार्ट फ्रॉम आज़ाद कश्मीर एंड अपने गिलगित। उसके अलावा देयर आर अबाउट 25 लाख families who live in 4 provinces of Pakistan. Resettlement bill, और ये दोनों तरफ था। आज़ाद कश्मीर के अगर जो ये मामला है वहां पे उनको भी ये देखना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टीज उन्होंने यहाँ के हिंदूज के लिए हुई है वो भी वापस देनी है। और जो हमारे लोग वहां गए हुए हैं, जो फिर वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टीज उनको वापस लाइए। तो ये एक बिल आया, तो इससे क्या फर्क पड़ा? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ तो बहुत बड़ी चीज है ये जी। कोई बंदा जो गया उस वक्त 47 में, वो वापस आना चाहता है, अपने घर में आना चाहता है, ये उसका स्टेट है। तो मुनाकिस कैसे हुआ ये? चेंज ऑफ रिजीम कैसे हुआ? चेंज ऑफ रिजीम उसके बाद जो जिस तरीके का व्यवहार रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसकी जो नई लीडरशिप थी, जो पुराने जो शेर कश्मीर के आइडियल्स थे, जो उनके दिखाए हुए रास्ते थे, उस पर नहीं चल पाए वो। अच्छा, तो एक कहा कि भाई नहीं, चेंज ऑफ लीडरशिप हैज टू टेक प्लेस, वी हैव टू गेट बैक टू द path laid down by Sher Kashmir, that how do what is the relationship between Jammu and Kashmir and the Union of India. It is उसका एक खाका बना हुआ है, उसके तहत चलना है आपको। और
आपके 370 पे आस्ते 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 इसको जो खोखला हुआ है इसको पूरी तरह से इसको डंप करने की कोशिश हो रही है। तो इसको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जो शेर कश्मीर की जो टीम थी, जो उसकी क्रीम थी शेर कश्मीर की टीम, उसने उस वक्त फैसला किया कि नो, वी नीड अ चेंज ऑफ लीडरशिप। और वो चेंज ऑफ लीडरशिप रातों रात नहीं हुआ। पहले आपका कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बनी, और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस एफ था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुआ। हाँ? ये 83 में हुआ? 83 में। अच्छा। उसके बाद 1-1.5 साल पब्लिक कंसेंट के लेने, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दस्तूर था, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे शेर कश्मीर के, जी, ही यूज्ड टू टेक पब्लिक कंसेंट। राइट। सो शाह साहब ने भी वही किया। हर जगह जल से जुलूस, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, करगिल, ऑल ओवर। और उन जो जल से जुलूसों की तादाद हजारों में होती थी। वहां पे हाथ उठवाए गए कि भाई हम ये रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं, क्या आपकी कंसेंट है? लोगों से कंसेंट लिया गया कि यस वी वांट। 83 के असेंबली इलेक्शन के बाद उसके बाद जी हाँ, उसके बाद 83 के असेंबली इलेक्शन तक तो हम सब इकट्ठे चल रहे थे, इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यू नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप, इन स्पाइट ऑफ द जो हुजूरी बाग में जो मामला हुआ था, इन स्पाइट ऑफ दैट मैं खुद I was a part and parcel of the campaign in 1983 to see that national conference comes back to power. एक ये वाक़या उसके बाद जो और जो तरीकाकार फारूक साहब ने, मेरे मामू ने इख्तियार किया जी towards शाह साहब, towards these old colleagues of शेर कश्मीर, it was deplorable. मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, it was deplorable. हालांकि फारूक साहब वैसे आदमी नहीं है, he is not like that, मगर something went wrong with him. अवामी एतमाद का एक और टेस्ट हुआ दिसंबर 1984 में, जब गुलाम मोहम्मद शाह साहब आपके वालिद चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर थे, और यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें आपको अवामी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदा के आप उम्मीदवार थे, जो आपने इलेक्शन लड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार था अब्दुल रशीद काबुली, उनको 3,67,000 वोट मिला, आपको 80,900 वोट मिला, और 2,67,000 या 2,76,000 के मार्जिन से आपने वो इलेक्शन हारा। क्या हम ये नहीं मानेंगे कि लोग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ थे, शाह साहब के साथ नहीं थे? उस वक्त ऐसा हुआ जनाब कि जब ये इलेक्शन का बिगुल बजा जी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदा ने उस वक्त, क्योंकि तारिक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदा के एक फाउंडिंग मेंबर थे, जी हाँ, तारिक साहब, सो उन्हीं को इलेक्शन लड़ना था। अच्छा। उस वक्त चूंकि नया नया चेंज ऑफ रिजीम हुआ था जी, और लोग समझते थे कि ये दिल्ली से सारा थ्रस्ट हुआ है, और ये जी डिक्टेशन दिल्ली की चलती है जी, वो जो विद इन ईयर एंड हाफ वो सारा चेंज हो गया शाह साहब की गवर्नेंस की वजह से। तो जब ये इलेक्शन आया तो तारिक साहब ने कहा, उस वक्त डबल फारूक बन गया था, सो बहुत स्ट्रांग ये सिटी का सिचुएशन थी, और ये समझा जा रहा था कि हिंदुस्तान ने दोबारा हम पर ये मुसल्लत किया है एक और बख्शी गुलाम मोहम्मद। हाँ,
और वो बख्शी गुलाम अहमद वो तो टोटली एक डिफरेंट 1953 वाज अ डिफरेंट मैटर 1984 वाज अ मैटर इनसाइड द नेशनल कॉन्फ्रेंस दिस वाज अ स्प्लिट इट वाज नॉट अ डिफेक्शन उस स्प्लिट को अपहोल्ड किया उस वक्त के हमारे चीफ जस्टिस जो थे आदर्श सेन आनंद साहब जिनके सामने में प्यारेलाल हुंडू जी एनसीएफ की वकालत करते थे और हमारी तरफ से क्या कहते हैं मुजफ्फर बेग साहब थे और उन्होंने वो केस हार दिया और अपने आदर्श सेन आनंद ने कहा कि नो दिस इज अ स्प्लिट इट इज नॉट अ डिफेक्शन इट्स सो इसमें बख्शी गुलाम अहमद साहब ने तो उस वक्त शेर कश्मीर की पूरी कैबिनेट को ही अंदर कर दिया और वो 53 एक डिफरेंट मैटर था यू कैन नॉट कंपेयर इट विद 1982-84 एट ऑल सो जो मैं बात कर रहा था कि ये 83 के इलेक्शन में क्यों लोगों ने हाँ ये जो आपने काबली साहब की बात की जी सो फाइनली फिर देखा गया कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर ये पब्लिक प्रेशर भी सिटी में ज़्यादा जोर वाला है तो क्या करा जाए फाइनली सबकी नज़रें मेरे पे पड़ी अच्छा भाई ये मुकाबला कर सकता है नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था अच्छा मेरे वालिद को तो बिल्कुल नहीं था अच्छा वो नहीं चाहते थे नहीं राइट वो बिल्कुल नहीं चाहते थे तो उस वक्त माहौल ऐसा बना मुझे सामने आने पड़ा और कैंपेन बड़ी जोरदार चली जबरदस्त कैंपेन चली जबरदस्त मुकाबला हुआ इन स्पाइट ऑफ डबल फारूक और जो काबली साहब और मेरे में जो वोट्स था जो तादाद आप बता रहे थे वो तादाद ज्यादा थी अच्छा मुझे याद है अपने बारामूला में जो कैंडिडेट थे हमारे दैट वाज अपने उड़ी साहब मोहिद्दीन उड़ी साहब जो प्लेबसिट फ्रंट के बहुत ही सरकर्दा रहनुमा थे और वो ले गए करीब 1 लाख और 60 कुछ थाउजेंड वोट्स और मैं यहाँ इतनी अपोजिशन के बावजूद आई कुड गेट अबाउट 1,18,000 वोट्स जो हमारे पास आधा शुमार है उसमें 80,000 बता रहा हूँ आपको उसमें इतना कम फर्क पड़ रहा था कि बहुत लोगों ने कोशिश की भाई ये अब आप ये दिल्ली से करवाइए इसको और यहाँ प्रेशर करवाइए इधर करा के कौन सा बड़ा बात है ये इलेक्शन जितवाना मेरे वालिद साहब ने कहा जनाब कुछ भी हो जो पब्लिक का वर्डिक्ट होगा वही होगा हालांकि बहुत लोगों ने यह भी बात की कि हमने जी बड़ी कोशिश की मुजफ्फर शाह को जितवाने की और हमको डायरेक्शन थी गुलाम मोहम्मद शाह की बेगम खालिदा शाह की एज प्रेसिडेंट कि इसको जितवाना है नो नॉट एट ऑल मुझे याद है पीर गुलाम हसन शाह साहब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे उनको एक्सटेंशन मिल गया था उस वक्त 58 की एज पे ही रिटायर होते थे लेकिन उनको एक्सटेंशन मिला था 2 साल का अब ये दिल्ली में थे किसी मीटिंग में तो इनको बरतरफ किया गया उसके साथ बहुत सारे तबादले हो गए अचानक तो ये बताया गया कि इन्होंने नहीं माना था चोरी करना तो इस वजह से मैं आपको बताऊं इसमें ये किस्सा बहुत अच्छा आपने बात कही है और इसकी वजाहत करना मेरा फर्ज है जी हाँ इसलिए और हम सच बोलने में कतराते नहीं हैं एक्सेप्ट करने में अपनी गलती कतराते नहीं हैं हकीकत क्या है हकीकत जैसे मैंने अभी हकीकत बयान की जी इसमें 2 चीज हुई थी उस इलेक्शन में बेगम शेर कश्मीर मैं बताऊंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फर्क क्या है उन दोनों के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नए आए थे और जो जदीबूती नेशनल कॉन्फ्रेंस उनमें क्या फर्क है उनमें फर्क ये है सुन लीजिए बेगम शेर कश्मीर कैंडिडेट थी अनंतनाग की जी उनके मद्दे मुकाबिल थे मोहम्मद शफीक कुरैशी नहीं जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब सॉरी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जी
कोलेशन गवर्नमेंट थी शाह साहब की, जी हाँ, मगर कोलेशन थी सेक्रेटेरिएट से बाहर। मेरे वालिद ने कभी नहीं एक्सेप्ट किया कि कोलेशन सेक्रेटेरिएट के अंदर हो, अच्छा, क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी को भी बहुत बार कहा, देखो मुझे बड़ा प्रेशर हो रहा है राजीव, जो मेंबर कैबिनेट के लिए मैं नहीं लूंगा, ये जान जाओ, क्योंकि अगर मैं कैबिनेट के आपके 2 मेंबर लूंगा तो मेरे सेक्रेटेरिएट के 2 हिस्से हो जाएंगे, गवर्नमेंट ठीक से नहीं चलेगी। राइट, एंड ही वाज वेरी करेक्ट। अच्छा, कोलेशन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं चलती है, दे ऑलवेज हैव हैड अ डिजास्टर। अच्छा, तो सीआईडी की रिपोर्ट थी कि बेगम शेरी कश्मीर में और मुफ्ती मोहम्मद सईद में, साउथ कश्मीर में फासला रहेगा 50 या 55 हजार वोटों का जी, और साउथ कश्मीर में चूंकि हमारी कैबिनेट में उस वक्त अली मोहम्मद नायक साहब थे, जी, महबूब बेग साहब थे, गुलाम नबी कोचक साहब थे, जी हाँ, अशरफ मीर साहब थे, माने हेवी वेट्स ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर ये कांग्रेस के लिए कैंपेन करेंगे तो बेगम शेरी कश्मीर को हराना बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, और अगर खुद बेगम खालिदा शाह साहिबा और शाह साहब कैंपेन में आएंगे, देन इट इज अ फोरगॉन कंक्लूजन दैट मुफ्ती मोहम्मद सईद विल विन द इलेक्शन बाय 15 to 20,000 वोट्स। अच्छा, ये लोकल सीआईडी की रिपोर्ट है, ये आप दिखवा भी सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स में से। जब ये शाह साहब को बताया गया, उन्होंने कहा देखिए इस वक्त पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूरा डबल फारूक और बदकिस्मती से बेगम शेरी कश्मीर उनको इस्तेमाल किया गया, वो मुजफ्फर शाह और इस हमारी कैंपेन के खिलाफ भरपूर मैदान में इस वक्त है जी। मगर एक ऑर्डर निकला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के माने हमारी गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर बेगम शेरी कश्मीर के खिलाफ कैंपेन नहीं कर सकता है। अच्छा, ये एक ऑर्डर था जी। अच्छा, शाह साहब खालिदा जी कैंपेन में नहीं जाएंगे और बहुत बड़ा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के और शाह साहब में और सेंटर में एक बहुत बड़ी एक वजह बनी जी। एक थोड़ा रिफ्ट हुआ इस पर। वो चाहते थे कि आप कैंपेनिंग करें कांग्रेस कैंडिडेट, बिल्कुल, और बेगम शेरी कश्मीर को हरवा दें, क्योंकि उनको भी रिपोर्ट थी आईबी की, हमारी इसकी पुलिस की, अच्छा, कि अगर पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के इनके मिनिस्टर्स और शाह साहब और खालिदा जी जिस तरह ये कैंपेन पे उतरे हैं मुजफ्फर शाह के खिलाफ और मोहिद्दीन उड़ी साहब के खिलाफ, उसी तरह अगर आप उल्टा अनंतनाग में कैंपेन करेंगे, क्योंकि मुफ्ती साहब का वहां खुद भी थोड़ा असर रसूख था, मगर अगर ये तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने जो इस वक्त मिनिस्टर्स थे हाँ, और शाह साहब खुद कैंपेन में उतरे, बेगम शेरी कश्मीर लूजिंग द इलेक्शन इज अ फोरगॉन कंक्लूजन। अच्छा, मगर शाह साहब ने कहा बेगम शेरी कश्मीर हैं, मेरी मां है, ये ठीक है हमारे आपस में इस वक्त इख्तिलाफ हैं पॉलिटिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, मगर कोई भी हिम्मत नहीं करेगा बेगम शेरी कश्मीर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। कोई बात नहीं है, मुजफ्फर हारेगा, मोहिद्दीन उड़ी हारेगा, मगर हम कभी भी बेगम शेरी कश्मीर को इलेक्शन हारने नहीं देंगे। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फर्क है। तो जो आपके इलेक्शन ये फ्री एंड फेयर हुआ या इसमें कोई किसी किस्म की धांधली हो? कोई किसी भी धांधली नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने होने दिया इसको। और अगर जीएम शाह चाहते उस वक्त कि मुजफ्फर शाह को जीतना है, इट वाज अ मैटर ऑफ हिज वन फोन कॉल।
तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल बड़े पैमाने पे अचानक क्यों किया ये इसलिए किया गया क्योंकि क्योंकि आप देखिए जैसे हमारे पीर गुलाम हसन शाह साहब जी हाँ, और उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, शाह साहब भी बहुत इज्जत करते थे, शेर कश्मीर भी बहुत इज्जत करते हैं। उसके साथ हमारे हमीद खान साहब उस वक्त ये थे अपने डिवीजन डिवीजन कमिश्नर थे। जी, अली मोहम्मद वटाली साहब अपने डीआईजी थे, डीआईजी थे, जो आईजी होता है। जी हाँ, डीआईजी होते थे। मगर ये बहुत सालों साल से यहाँ थे। जी, और फिर एक दफा कैबिनेट भाई इट्स अ लॉन्ग टर्म, वी विल गिव पीपल सम मोर न्यू फेस शुड कम फॉरवर्ड, और वो फिर चेंज हुए। आपके ये क्या बने, ये क्या नाम है इनका, खजुरिया साहब बने डायरेक्टर जनरल पुलिस। जी, वेरी इफेक्टिव जी, पुलिसमैन। जी हाँ, और इसमें ये याद है, इसमें मैं आप एक इजाफा करूंगा आपका, ये जैसे आपने सवाल किया है कि हमारी इलेक्शन हारने के बाद उसका और इसका कोई लेन देन ही नहीं है आपस में, कोई ताल्लुक नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, शाह साहब इन चीजों पे केयर भी नहीं करते थे। He thought no, administrative I will take a decision. आमतौर पे डायरेक्टर जनरल पुलिस को हटाया गया, और जब वो दिल्ली से आए और वहीं से उन्होंने फिर अपने प्राइवेट गाड़ी में चले गए, उन्होंने कैबलकेट भी नहीं लिया गवर्नमेंट का, तो अचानक उनको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उस वक्त बनाया गया था, उन्होंने ऐसा है किया। शाह साहब के बारे में एक चीज आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं कि वो डिक्टेशन किसी की नहीं देते थे। वो बात तो सब जानते हैं। वो शेर कश्मीर की जब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में वो अड़ते थे, he used to say no, I will not do it. वो शेर कश्मीर के सामने में जाते थे। ये मामला है जनाब, अगर आप कहें, अच्छा इसमें मैं भूल ना जाऊं, एक दफा ट्रांसफर्स का मामला हुआ जी, अब वर्क्स एंड पावर मिनिस्टर was the most powerful minister, आपको खुद पता है। जी हाँ, माने उनकी इजाजत के बगैर जम्मू कश्मीर की सरकार का पता नहीं हिलता था। यह बात सही है कि गलत है? सही बात है। और उनका एक बड़ा अजब तरीका था काम करने का। जैसे आजकल देखते हैं आप, इंजीनियर्स के तबादले लाखों, अब तो करोड़ों खर्च होते हैं ट्रांसफर्स के। उन दिनों ये नहीं चलता था। उन दिनों एक नियम था, आपको 3 साल एक जगह काम करना है, 3 साल के बाद आप हटेंगे। एक पॉलिसी थी शाह साहब की बनाई। और जब वो ट्रांसफर्स करते थे जी, वो नाम से नहीं करते थे। अच्छा, वो हर किसी नाम के साथ में, और ये ब्यूरोक्रेट्स को भी फिर पता नहीं होता था। वो देखते थे पूरा, हाँ भाई इसमें नंबर्स डालो, वो नंबर से चलता था। अच्छा, और नंबर से वो फिर देखते थे कहां पर किसको क्या करना है, बगैर किसी नाम, ये किसका बेटा है, किसका क्या है, किसका क्या है, वो ट्रांसफर्स करते थे। और वो भेजते थे अपने इनको ब्यूरोक्रेसी को। उनके साथ एक दफा उनको भी पता नहीं होता ये किसका नंबर है। अगर नंबर 5 है, ये अहमद अली फयाज साहब है कि ये मुजफ्फर शाह है, दे ऑल्सो डिडंट नो। अच्छा, इसमें एक ट्रांसफर हो गई जनाब शाह साहब के बहुत ही करीबी उनके दोस्त के बेटे की, उसको गलत जगह पे भेजा गया, लद्दाख। अच्छा, वो उस जिम्मे में लद्दाख में आ गया। अच्छा, तो पूरा हमारा कुंभा, क्योंकि वो रिश्ते में भी थे हमारे, अच्छा, वो जी टूट पड़े। नाम भी बताएंगे ना? अच्छा, वो टूट पड़े कहां? शाह साहब के पास नहीं, शेर कश्मीर के पास। अच्छा, देखिए हमारे साथ जाती होगी। नहीं कि अब कराई क्या 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 हो गया? अच्छा क्या हुआ था? शाह साहब को बुलाया शेख साहब ने, क्या शुक्र करानी, क्या दिल क्या फलन सूजमुत और दोनों तो अच्छा हकीकत बोजन क्या अहनस दोनों साथ करान नंबरिंग कर्मज मे कोड दितमित युत कंसे सुफारिशी चले। यह नफर आव अत मज अमिस as per his qualification, as per his this his specialty, whether it is electric, whether it is PHE, whether it is, क्योंकि उसमें एक ही होता था सारा, works and power was one, irrigation ये जो सब, तो अमिस आव टाइम and he has not gone to Ladakh as yet, और लद्दाख हर किसी को जाना है। अच्छा, वन यम सात यह खूल यह द्राव फलन सुन नेचू यह यम सुन नेचू वह अगर बह यह पे करेक्ट कर कि
Yine Solon'u yasa Solon go Bushtel sufarish karan. जी Tele one's mes as chief minister. Telma pe ye sorry list में imagasi infractions imagasi. Demus नहीं. You are right. Please go ahead. अच्छा शेख साहब ने कहा हाँ. और फिर उनके वालिद मोहतरम जो शाह साहब के जीते जी माने हाला हयाती तक दोनों ऐसे गहरे दोस्त थे, 6-7 महीने वो बात ही नहीं करते थे एक दूसरे से। अच्छा मगर शाह साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, सॉरी, नहीं माने। नहीं माने। आप ये बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी मीर नसरुल्लाह और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुलाम हसन शाह साहब को ऐसी कोई हिदायत नहीं थी कि आपके हक में चोरी करने की, आप ये बता रहे हैं? बिल्कुल। तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ? बिल्कुल। हम कोई हिदायत नहीं। हम सिर्फ ये जान, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का भी अक्सर लोगों का यही इल्जाम है कि उस वक्त वो जताना चाहते थे मुजफ्फर साहब को। हाँ, एक उसमें एक बात नहीं माना, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान है, सच बोलना है। जी हाँ। शाह साहब को सीआईडी के जरिए बताया गया कि आपके कैबिनेट कोलीग ने यहां के एक बहुत ही बड़े लीडर, उनको मुजफ्फर शाह की कैंपेन के लिए पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए उन दिनों दिया गया है। बस उतना उनका बोलना। पुलिस की कार्रवाई की गई, पुलिस की, बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े, 48 घंटे के अंदर अंदर वो 1 लाख रुपया वापस लाया गया। और उस कैबिनेट मिनिस्टर को वार्न किया गया कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। अच्छा। दोबारा किया तो यू विल बी आउट। और वो शाह साहब के रुफकाओं में से थे, प्लेबिसिट फ्रंट के, छोटे मोटे लोग नहीं थे वो। उनका नाम क्या था? नहीं, ऐसे हम माने हमारे खून में ऐसी चीजें हैं। करप्शन नो वे। अच्छा, आपने ये बात की, इसकी ये जो चेंज हुआ ये जी, अनफॉर्चुनेटली 86 में जब ये शाह साहब ने नहीं माना जी, यहाँ के कांग्रेस के प्रेशर के तहत कि वो 2 आदमी कैबिनेट में लें। किन को लेना चाहते थे वो? उनके 2 बेस्ट फ्रेंड कांग्रेस के, मंगत राम शर्मा जी और जनकराज गुप्ता साहब जी। राजीव गांधी ने कहा शाह साहब ये आपके सबसे अजीज हैं दोनों। अच्छा। कहा राजीव सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट। मैंने आपकी मां को भी कहा है, माई कोलेशन विद यू विल बी आउटसाइड द सेक्रेटेरिएट, नॉट इनसाइड द सेक्रेटेरिएट। आप सपोर्ट कीजिए मुझे, एंड आई हैव डिलीवर्ड द गुड्स टू यू। कश्मीर को मैंने काम कर दिया है, यहाँ के काम हो रहे हैं, पंजाब की मिलिटेंसी को यहाँ आने नहीं दिया मैंने। अब आप कहते हैं दो मिनिस्टर ले लीजिए, मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, ये राजीव गांधी चाहते थे हाँ, इन 2 को बनाना थ्रू द प्रेशर फ्रॉम द लोकल। ठीक, तो नहीं मान। क्या हुआ फिर? सडनली मंदिर जल गए अनंतनाग में जी। 12 के 13 की 14 सडनली का मतलब आग लगा दी गई मंदिरों को। क्यों? अनंतनाग में, यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो क्या हुआ जी, उस वक्त डायरेक्टर जनरल पुलिस चेंज हुए थे। उसे 1 महीने पहले ये बताया गया कि गुलाम मोहम्मद शाह है ये जम्मू के सेक्रेटेरिएट में एक मस्जिद बनाना। ना वो बहुत पहली बात। और ये क्या कहना चाहते, ये कहते थे कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम मैं अब बताऊंगा आपको, इस किस्म का एक माहौल पैदा। मैं बताऊंगा आपको जी हाँ, क्योंकि आपने उसका सवाल का हम आएंगे वापस इसी मुंह मोड़ दिया उधर को। मैं हम वापस आपके साथ ही चलूंगा। जी हाँ। बात ये हुई, जैसा आपको मालूम है
शाह साहब बड़े पाबंद सलात थे जी 5 वक्त नमाज और एक अच्छे खासे अपने रिलीजन को। और उनसे मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने मुझे एक नसीहत की है, कभी रिलीजियस ये डिबेट्स में नहीं जाना जब तक तुमको दूसरे रिलीजन्स का पता ना हो। जी वो गीता भी जानते थे, बाइबल भी जानते थे, अच्छा और वो फिर आस्ते आस्ते ग्रंथ साहब की तरफ भी मुताला करते पढ़ी थी। अच्छा जी, ही न्यू एवरीथिंग। और वो उसी हिसाब से फिर काम करते थे अच्छा जो उनको इस्लाम कहता था, जस्टिस फॉर एवरीबडी। तो मसला ये हुआ, फ्राइडे को वो नमाज पे जाते थे। जी एक दिन जब वो सेक्रेटरीट वापस आए तो उन्हें देखा कोई यहाँ कोई है ही नहीं। क्या हो गया भाई? सर आज फ्राइडे है ना। तो क्या हुआ? सर जब यहां से जाते हैं लोग तो वो नॉर्मली आधे से ज्यादा छुट्टी मार देते हैं। अच्छा, बुलाइए चीफ सेक्रेटरी साहब को। तुमने से ये अजीब कथा, द एंटायर गवर्नमेंट हैज गॉन आउट एंड दे हैव नॉट कम बैक आफ्टर प्रेयर्स। So sir, what to do? This is Friday. तुम नो, यहां पे कोई कमरा है सेक्रेटेरिएट में? मुझे बताइए जरा। विदिन 1 आवर रिपोर्ट टू मी। अच्छा, उनका कहना विदिन 1 आवर रिपोर्ट टू मी मीन्स 1 आवर। जी 1 आवर में रिपोर्ट आया जी, एक कमरा है वहां, मंदिर भी है छोटा सा बना हुआ, उसके साथ में एक कमरा। कहा बेस्ट, एक तरफ मंदिर है एक तरफ मस्जिद है। कहा चलिए दिखाइए। सब गए, अहमद साहब भी साथ थे, जो शेर कश्मीर के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, शाह साहब भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जी। इकट्ठे गए, देखा ये तो बड़ा अच्छा कमरा है। कहा दिस विल बी आवर प्रेयर रूम जी। मंदिर भी सामने में है, मस्जिद भी यहाँ, ये प्रेयर रूम, ये आपकी ये बन गई। और फिर जुमा की नमाज वहां लगती थी, और जिसको भी प्रेयर करना है वहां प्रेयर करता तो था। ये इस गरज से बना कि ये लोग बाहर ना निकले, बाहर ना जाए, लोग सफर ना करें। अच्छा, इस चीज के लिए बना, ना कि मस्जिद बनाई। नो। अच्छा। उसी तरह से बागी बहू में, जब बागी बहू उन्होंने बनाया, वहां मंदिर भी था, मस्जिद भी थी, दोनों डिलैपिडेटेड कंडीशन में। आज देखिए आप, जो उन्होंने उस वक्त वो ठीक करवाया मंदिर, और उसके साथ जो वो मस्जिद ठीक कराई, वो बड़ी बड़ी आबाद है। तो इससे बड़ा सेक्युलर कैरेक्टर का दर्श और क्या हो सकता है? इट वॉज नॉट की दैट ही मेड अ मस्जिद देयर, नो, नॉट एट ऑल। इट वॉज अ प्रेयर रूम। उसको फिर बड़ा चढ़ा के पेश किया गया उस वक्त के वहां के कांग्रेस के हमारे जो दोस्त थे, वहां के जो जम्मू के जो ये कट्टरपंथी हैं कि जी ये बंदा ऐसा है, ऐसा है। नो, इट वाज नॉट दैट। आप बता रहे थे आप इसमें फरवरी मार्च 1986 का जिक्र जब मामला हुआ कि मंदिर, जी हाँ, जब शाह साहब ने अल्टीमेटली इनको कहा कि भाई मैं कांग्रेस को कोलिशन में नहीं लूंगा। अच्छा। क्योंकि उस वक्त माने क्या ये बताते हैं, अपने मेरे वालिद का जो निकनेम रखा गया था गुल कर्फ्यू जी। गुल कर्फ्यू हैड चेंज्ड इनटू गुलशाह बादशाह। अच्छा। क्योंकि उनने काम ऐसे ही किए उस 2 साल कि लोगों ने कहा नहीं भैया ये तो वाकई में बादशाह है, यही है सही काम करने वाला। तो आप क्या करें? 2 मेंबर लो जी कांग्रेस के। उन्होंने कहा ना, आप क्या करें, किस तरह उतारे इनको नीचे?
राइट्स हो गए। तो आप ये बता रहे हैं एक साजिश की तहत जी बिल्कुल, राइट्स कराए जम्मू गए से शुरू हुआ, ताकि बहाना मिले उनको माजूम बहाना करने। मिला, यहां पे मंदिर पे अटैक हुआ हम्म, और मंदिरों की ये बेहरमती हुई और उसके साथ साथ मंदिर जलाए गए। ठीक, तो मगर हम ये बताएंगे कि इसके पीछे राजीव गांधी मैं था या यहाँ नहीं के- नहीं यहाँ नहीं के- नहीं नहीं सुनिए, यहाँ के लोग? मैं बताऊंगा। 170 लोग पकड़े गए, जी, उसमें से करीब 120, 115 या 120, यू कैन चेक दिस रिकॉर्ड, अगर वो रिकॉर्ड होगा अभी भी, दे बिलोंग टू द कांग्रेस। अच्छा जी, और करीब 50 दे बिलोंग टू एनसीएफ। अच्छा, अब जब उस वक्त खालिदा जी और हम यहां थे, शाह साहब जम्मू में थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस अलॉन्ग विद बेगम खालिदा शाह, द कैबिनेट मेंबर्स एंड ऑल, माई सेल्फ, मैं भी एक छोटा मोटा स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट था। वी कैंप्ड इन अनंतनाग और 4 के 5 दिनों के अंदर अंदर ऑल दोज डैमेज्ड मंदिर्स वेर रिस्टोर्ड बैक टू ग्लोरी। अच्छा, within 5-6 days। यस, अच्छा, जब ऐसा ये भी हुआ, तो आप बता रहे हैं इट वाज अ स्टेट एब्सोल्युटली स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉन्स्पिरेसी की, इस बंदे को हटाओ, ये नहीं मानता है कोलिशन अब। अच्छा, उसके पहले उन्होंने कहा था कि जब अरुण नेहरू साहब होम मिनिस्टर थे, जी हाँ, उन्होंने मुझे यहाँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंटरनल अफेयर्स, जी जी ही वाज द नंबर 2 टू जी राजीव गांधी, जी, उन्हीं का बोलबाला था उसमें। उन्होंने हमको बुलवाया, मुझे बुलाया, क्योंकि वो शाह साहब से बहुत डरते थे। एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो मुझे कभी दिल्ली फोन करते थे। अच्छा, और मेरे साथ उनकी बड़ी अच्छी क्या कहते हैं वो, एक इक्वेशन थी अरुण नेहरू के साथ। वो इक्वेशन क्या थी, वो कलकत्ता में काम करते थे जनसन एंड निकलसन में, अच्छा अपने जमाने में, अच्छा, और मैं कलकत्ता में टाटा के साथ था जी, और मैं ट्रेंड टाटा मैन हूं। वो एक ट्रेंड कॉर्पोरेट बंदा था, मैं भी कॉर्पोरेट फील्ड से ताल्लुक रखता था। सो मेरी और उनकी हमारी बातें होती थी, क्या किया जाए इधर, क्या किया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए, यहाँ के स्कोप क्या है, कॉर्पोरेट लेवल में क्या करें इसका। वी हैड अ वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि भाई तेरे बाप से मुझे बड़ा डर लगता है, आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ दिस मैन। अच्छा, कुछ पता नहीं लगता है कि अगर कुछ इधर उल्टा फूटा हो, ये तो लिहाज ही नहीं करता। अच्छा, मैंने कहा भैया ऐसा है, दिल का बड़ा साफ है, जो बोलेगा वो करेगा और पीठ पीछे आपको छुरी नहीं घोंपेगा। अच्छा, कहा मुझे यार। फिर एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि मुझे हम आपसे बात करना चाहते हैं। तब ये मंदिर मस्जिद का ये उसके बाद हुआ। अच्छा, तो मुझे बुलाया उनने दाची गांव। अच्छा, मैंने अपनी मदर से कहा, मैंने कहा इस तरह अरुण नेहरू आया। कहा हाँ हमको पता है, कल उनका यहाँ लंच है, क्या है शाह से। मैं कहा मुझे कह रहा है कि अम्मी से परमिशन लो, तुम जरा दाची गांव आओ। अच्छा, बाप को मत बोलना। अच्छा, क्या कमाल है, वो तो अगर वो सुन गया तो मैं तो मारा जाऊंगा मैं। मेरी मदर ने कहा नहीं आप जाइए, सुनिए क्या बोल रहे हैं। राइट, क्योंकि उन दिनों एक टेंशन शुरू हो गया था। अच्छा, फारूक साहब भी बड़े एक्टिव हो गए थे अच्छा, कि गिराइए किसी तरीके से जीएम शाह को। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज, मुझे कोई झिझक नहीं हो रही है बोलने में जी। मैं गया वहां पे, सब बात करते थे उधर। कहा मुझे एक बात बताऊं, पंजाब से हम बहुत परेशान हैं, और देखो ऐसे एरियाज में जहां मिलिटेंसी का मामला है और हमारी जियोपॉलिटिक्स कहती है आजकल मामला बहुत अब खराब है, हिंदुस्तान पे हमले हो रहे हैं चारों तरफ से, खालिस्तान का ये मामला है, पाकिस्तान का मालूम नहीं है कब वो इधर की अटैक करे क्या करे। हम चाह रहे हैं कि एनसीके जो है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इसको मर्ज किया जाए कांग्रेस के साथ। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो मैंने इसीलिए आपको कहा क्योंकि आपकी वालिदा प्रेसिडेंट है, आप उनसे कि ये मेरी भी ख्वाहिश है और ये राजीव, उन्होंने ऐसे कहा राजीव की भी ख्वाहिश है कि खालिदा जी को जरा बताया जाए।
मतलब ये कौम के मफाद में है, कौम के मफाद में। बॉर्डर स्टेट, सेंसिटिव स्टेट है, सेंसिटिव इसलिए स्टेट, हाँ। आप इसको मध्यम कर लीजिए कांग्रेस में। कांग्रेस। ओके। और जहां तक फिर शाह साहब का इशू है, शाह साहब को हम चाहते हैं कि अब उसने यह संभाल लिया सारा, अब सेंटर में भी आ सकते हैं। मुफ्ती साहब को थोड़ा टाइम दिया जाए, हेड द गवर्नमेंट। अच्छा। और खालदा जी तो खैर बेगम माने शेर कश्मीर की साहबजादी, उनने महात्मा गांधी तक को यहाँ देखा है, हाँ, तो वो पार्लियामेंट में है, अच्छा, एज अ बिग मुस्लिम लीडर, एंड शी कुड देन बी एज वन ऑफ द कैबिनेट। इट विल बी ए बिग ऑनर फॉर द कंट्री। और तुम्हारे बारे में जो हम देख रहे हैं कि तुम किस तरह स्टेट सेंट्रल लेबर को मैनेज करते हो, आपने जिस तरह से ये 48,000 डेली वेजर्स को परमानेंट कराया शाह साहब की गवर्नमेंट में, और उसमें स्टेट सेंट्रल लेबर का बहुत बड़ा हाथ है। आप किस तरह कोऑर्डिनेट आपने किया विद वेरियस मिनिस्ट्रीज, और जिस तरह से आप एनसीके का ये जल से जुलूस ऑर्गेनाइज करते हो, तो आपके में आपके बाप की तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है। यू विल बी द चीफ मिनिस्टर इन अनदर मैक्सिमम 10 years. Why don't you all come and join the Congress? तो उनका ख्याल था कि कांग्रेस में मध्यम करेंगे, हाँ, और मुफ्ती मोहम्मद सईद को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और हम सब लोग इधर उधर करा के तो फाइनली ये बात वापस हमारे पास आ जाएगी। तो ये 85 की बात है। हाँ जी, ओके। उस वक्त राजीव गांधी थे चीफ मिनिस्टर जी, प्राइम मिनिस्टर। ठीक। तो मैंने कहा मैं ये अपनी माता की महदूद रखूं कि मैं अपने बाप को बोलूं? अच्छा। कहो, उनसे नहीं बोलना, बाप को नहीं बता, बाप को नहीं बोलना। अच्छा। मैंने कहा अच्छा खालदा जी को बोलेंगे बस। कहाँ खालदा जी को, ध्यान करना, मुझे वापस जाने दो दिल्ली ठीक ठाक से, मेरी कल ही तुम्हारे बाप से लंच है कि डिनर है। ये मैंने तुमको एज अ फ्रेंड तुमको बताया कि भाई ज़रा खालदा जी को इस बारे में भी सोच विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। तो वो बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की तरफ से आपके साथ। मैंने आके अपनी माँ को बोला, अच्छा, उसने कहा इनका टेलीफोन, उन्हें तो वो ये होता ही नहीं था मोबाइल, कहा अगर वहाँ नंबर है, कहा मिलाओ, उनसे बात करवाओ। एक ही लफ्ज जो मुझे उम्र भर याद रहेगा अपनी माँ की तरफ का। बाप का तो अलग ही मामला था, वो तो मानते ही नहीं थे किसी की। कहा अरुण जी, मुझी ने मुझे सब बताया है, बट लेट मी टेल यू, आवर फैमिली इज नॉट फॉर सेल। बता दिए बस एक सेंटेंस, आवर फैमिली इज नॉट फॉर सेल। ये उसी दौरे के वक्त जब वो सिक्किम में एडमिट किए गए? ना, पहले तब वो मिनिस्टर थे। एक बार आए थे ना, बीमार हो गए थे, जी हाँ, वो तो उसके बाद की बात है। गया था। अच्छा, he was the home minister at that time. He used to deal with me. तब की बोल रहा हूं मैं बात। तो उन्होंने भी कहा ऐसा नहीं हो सकता है, कहा we are not for sale. My family is not for sale. तो फाइनली जिस तरह से आपके वालिद को लाना एज चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, ये दिल्ली का फैसला था, बुनियादी तौर पर उसको यहाँ से सपोर्ट मिली। बाद में ये दिल्ली का फैसला था कि उनको हटाना है, बिल्कुल गुलाम मोहम्मद साहब को हटाना है। और उनके वो तो जैसे आप बता रहे हैं, वो अपने दम पे सामने आए। उनको कांग्रेस ने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे, फारूक साहब से हमारी बनती नहीं है, वी विल सपोर्ट यू। He did not go and ask give me support. No. He went public and Congress supported him. It's like that. तो एनीवे ये हो गया, इन्होंने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया। गवर्नर जगमोहन ने इनको बर्खास्त कर लिया। गवर्नर वो तब किया जब मैंने आपको बताया मंदिरों का, जब मंदिरों का किस्सा हुआ जी, जब उन्होंने माना। उसके पहले नहीं माना था ये कैबिनेट के 2 आदमी लेने, उसके बाद ये मंदिरों का किस्सा हुआ। वजह वही हुई आखिर में वही। अगर वो मानते 2 आदमी कैबिनेट में लेने, शाह साहब हयाती चीफ मिनिस्टर होते, मैं भी कब का बन गया होता चीफ मिनिस्टर। तो ये मतलब असूल की एक जंग थी, तो उन्होंने नहीं माना, हमने बोला नो। उसके बाद ये अचानक कैसे हो गया? क्योंकि कांग्रेस के साथ इनका कॉन्फ्रंटेशन था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अकबर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अचानक ही मिसेस गांधी के इंतकाल के बाद, उनके असैसिनेशन के बाद, ये आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राजीव गांधी के करीब आए, और बाद में ये डबल फारूक के साथ राजीव गांधी भी मिल गया, और इन लोगों ने यहाँ पे मखलूत सरकार बनाई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज
फारूक साहब के सपोर्ट के साथ और राजीव गांधी के सपोर्ट के साथ चीफ मिनिस्टर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जितने भी लोग शेरी कश्मीर की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे वो सब मिल गए इकट्ठे। वो एक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो नई उस वक्त बन गई, कुछ अंदर गए कुछ बाहर रहे, ये सब फिर उसी तरीके से हुआ। तो हर बार यही हुआ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दुश्मन थे उन्होंने एक रास्ता तलाश किया पार्टी के अंदर आने का, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम को यहाँ पे खोखला कर दिया। ये आप बता रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे एक चीज़ ये भी याद है कि मुझे उस वक्त कांग्रेस की लीडरशिप ने दिल्ली में भी, यहाँ भी तब की मैं बात कर रहा हूँ, 85 की मैं बात कर रहा हूँ, कि देखिए हमको ये 370 को अब आस्ते आस्ते इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये किसने कहा था? कांग्रेस की लीडरशिप ने। अच्छा। और नेहरू मुझसे खुद कहा है, अच्छा, यार इसको आस्ते आस्ते आप आस्ते आस्ते इसको बर्खास्त करना है। और मैंने बताया, और शाह साहब उस पर बड़े जबरदस्त आग बगला हुए। So it's not only बीजेपी, ये कांग्रेस भी चाहती थी 370 को हटाना। यस, आस्ते आस्ते इसको किया जाए, इज अ फैक्ट। और हम एनसीके नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा अड़ गया उस वक्त, कहा नो हम नहीं करने देंगे किसी सूरत में। नहीं तो क्या था, हमको जम करना था अपने आप को, इक़्तिदार भी था उधर ही, पूरा हिंदुस्तान सामने हमारे था। हमने कहा नहीं, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपस में जो हमारी रंजिश है वो इतनी है कि वो शेर कश्मीर के उसूलों पे चलिए भाई, शेर कश्मीर के उसूलों को मत छोड़िए आप। और कोई झगड़ा नहीं है हमारा फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ, नन। मगर उनने ही टुक इट टुवर्ड्स द पावर पॉलिटिक्स, उनको पावर चाहिए था, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। शाह साहब के बारे में ये बताया जाता है कि हरचंद की वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह, ये लोकसभा मेंबर वगैरह ये नहीं बने, लेकिन एज फार एज द चीफ मिनिस्टरशिप इज कंसर्न वो सबसे फ़आल और असर्टिव चीफ मिनिस्टर यहाँ के थे। तो आपकी नज़र में कोई ऐसे वाक़ात हैं जहाँ पे हम अपने नाज़रीन को ये समझाएंगे कि कितना फ़र्क है आज के और उस वक्त के दौर में? सिंपल एक मिसाल दूंगा आपको, 2 मिसालें। मैं उन दिनों शायद जमशेदपुर से आया था जम्मू, शाह साहब वर्क्स मिनिस्टर थे, और हम ब्रेकफास्ट ले रहे थे सुबह। तो इतने में वो हमारे दर साहब होते थे, पीएन दर, प्राणनाथ दर जी शाह साहब के सेक्रेटरी होते थे, आप भी शायद उनको जानते थे। तो उन्होंने कहा सर ये इलेक्ट्रिकल चीफ इंजीनियर नए जो भर्ती हुए वो आए हैं। अच्छा हाँ बुलाओ, अंदर बुलाओ। शाह साहब ने अंदर बुलाया। अब वो खड़े हो गए तो वो उनके सामने पहले तो बोलती बंद हो जाती थी सबकी, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह की। तो उनसे पूछा, बोलिए कैसे है, क्या है क्या है? तो सर मैं ज्वाइन किया हूँ कल के परसों, तो मैं आई वांट टू टेक गुड विशेस एंड ऑल। तो क्या हुक्म तो नहीं है कोई? तो उसको इधर आओ, ये स्विच दबाओ, इसको दबाओ। तो उसने एक दफा दबाया, बत्ती बंद हो गई, फिर दबाया, बत्ती ऑन हो गई। कहा इसी तरह हर जगह जो स्विच दबाए बत्ती आनी चाहिए, बंद करे बत्ती बंद होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम जो आपका शेड्यूल है जो पावर कट्स का। अदरवाइज द लाइट शुड कम ऑन whenever a chief minister will press the switch or a common man will press the switch. That is my order to you, and if it does not happen you will lose your job. Please go. No unscheduled cuts. No unscheduled cuts. और उन दिनों बिल्कुल नहीं होता था। It was time. बत्ती दबाओ, बत्ती आती थी, बंद करो, बंद होती थी। दूसरा, डिनर है, ये मैं आपके आपके लाखों मुझे लगता है आजकल देखने वाले हैं, उनको बताऊं फर्क क्या होता है। मिनिस्टर हैं हमारे शाह साहब के बड़े जबरदस्त कलीग, कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उनके यहां दावत है जम्मू में, वाजवान है, पूरी कैबिनेट को सारे लोग। उसमें वो हमारे यहाँ तशनारी से हाथ धोते हैं। बंदा आया,
हाथ धुलाया, शाह साहब की नजर ऐसे पड़ी, उसका हाँ कैसे हो, ठीक हो, कब आए हो जम्मू? सर मैं आज आया, मैं फंक्शन था यहाँ, तो पापा ने बोला कि आप भी आओ। अच्छा 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 अच्छा। सबने खाना खाया? सुबह 8 बजे ये कैबिनेट मिनिस्टर, ये इनके फर्जंद थे जो हाथ धुला रहे थे। अच्छा वो खुद बहुत बड़े ऑफिसर थे सरकार के, अच्छा डायरेक्टर लेवल के। हम्म वो इनके वालिद और उनकी मां रोते रोते आई मेरी मां के पास कि इनको, मेरे बच्चे को रातों रात ट्रांसफर किया गया है, लाइन हाजिर किया गया है। जी। हाँ? लाइन हाजिर किया गया कैसे? वो तो कल यही था, आपके घर में था। कहा? पता लगा जनाब, चीफ मिनिस्टर ने घर पहुंचते ही डायरेक्टर को फोन किया, जिस महकमे में ये बच्चा था इनका, कि ये फलानी आज यहां था, ये लीव पे है, जरा मुझे पता करके बताइए। इन द नाइट, अच्छा रात में ही उसको पता किया गया कि इसने लीव कुछ नहीं रखी है, कैबिनेट मिनिस्टर साहब का फर्जंद है। ही वॉज सस्पेंडेड इन द नाइट इटसेल्फ, और वो सस्पेंड रहे 1 साल। अच्छा। कैबिनेट मिनिस्टर उसका बाप, वालिद, शेख साहब और शाह साहब के प्लेबिस्सिट फ्रंट के साथी जी। कोई लिहाज नहीं। दैट वाज एडमिनिस्ट्रेशन। दुनिया को पता लग गया, वो बाबा बाबा ये हाल है कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे को, कोई लिहाज नहीं किया गया। नो, ड्यूटी इज ड्यूटी। आप बेटे हो किसी की ऑर्डिनरी, आपको एक ही तराजू से तोला गया। एक बार मुलाजिम ने कहा, एक और मैं बात करूं, एक दिन में हम जा रहे थे त्राज शरीफ जी, मुझे ये याद है पूरा, और यहां मैंने देखा कि भाई गाड़ी, आज के जो काफिले होते हैं 10-10, 15-15 गाड़ियां नहीं था। चीफ मिनिस्टर का था, पायलट होता था, गाड़ी उनकी होती थी, एक एस्कॉर्ट पीछे होता था, बस। तो सब चढ़े, मैं भी एक गाड़ी, मैंने कहा चलो हम भी जियारत करने जाते हैं। वो शाह साहब की हमारे वो एक गाड़ी होती थी जो उनका स्टाफ वगैरह इस्तेमाल करता था, मैं उसमें बैठ गया। जब वो जिगजैग चढ़ते थे, आई कुड सी, शाह साहब मुझको भी देख सकते थे, मैं भी देख सकता था। वहां जब पहुंचे तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा तुम इस मेरी स्टाफ कार में कैसे थे? मैं कहा जनाब ये जा रहा था, मैंने कहा मैं भी चढ़ जाऊं। कहा नो, यू कैन नॉट come into a government vehicle. You're not a government functionary. How dare you do that? सबके सामने। And you will go back on your own. You will never use a government car. और फिर मैं अपने जो भी साथी वहां थे उसकी जीप से मैं घर वापस आया, और मैंने कान पकड़े उस दिन। हम कभी गवर्नमेंट की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते थे, नेवर। ये था कहा इसका कौन, तुम पेट्रोल देते हो? नहीं। अगर आज ऐसा किया जाए, हम पता नहीं कितने लोगों की रोजगार का इंतजाम कर सकते हैं। तो 20 महीने तक ही ये सरकार इसलिए चली कि इनके शाह साहब असूलों पर पाबंद थे, ये आप बता रहे हैं जी। मुजफ्फर साहब, बहुत सारी बातें रह गई जिसमें आपने बाद में इलेक्शन भी लड़े। 2008 में भी आपने इलेक्शन लड़ा, 800 ही वोट मिले, लेकिन इलेक्शन लड़ा आपने। तो इसमें बाद में आपने एक तंजीम भी बहाल रखी। मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जी, शायद आज तक मैंने बोला ही नहीं है। अब आपने ऐसी रग छेड़ दी। 2008 की बात है जी। मैं जनाब तकरीर कर रहा था केरल में जी। नेक्स्ट डे राहुल गांधी को आना था वहां। लगभग 30-35 हजार लोग थे। अच्छा, टंगार में। टंगार जी। और हमारा कैंडिडेट था अब्दुल रहमान बड़ाना जी, हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था जी, और फिर हमारा जनरल सेक्रेटरी था ANC का जी। उसमें बात करते करते मैंने बोल दिया कि अगर मुझे आप
इस तंजीम को बढ़ाना जैसे और 25-30 आदमी दे दें, असेंबली में घुसने के साथ ही हम रेजोल्यूशन लाएंगे, टेबल करेंगे बिल बैक टू 1953। अच्छा, ये मैंने वहां कहा। अब जलसा हो गया सारा। जब वापस में आ रहा था, बहुत बड़ा कैवलकेड था हमारा, 100 की तादाद में गाड़ियां थी। मेरे उस वक्त मोबाइल तो था, मोबाइल बजा मैंने देखा बहुत बड़ा मेरा एक अजीज, हमारे साथ हमारा सीआरपीएफ का कमांडेंट होता था जब मैं जमशेदपुर में था टाटा के साथ, और बहुत बड़ा होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल था, बहुत अजीज था मेरा, फोन पे, और कश्मीर भी देखता था। शायद आप भी ना जानते हो। कहा मुझे ये क्या कर दिया तुमने? हमारी कैलकुलेशन है कि एएनसी इज गोइंग टू टेक अबाउट 14 सीट्स एंड योर सीट इज अ कंफर्म्ड सीट। तुमको किस पागल कुत्ते ने काटा था? तुमने ये बोल दिया कि मैं असेंबली में घुसते ही ये टेबल करूंगा बिल दैट वी गो बैक टू 1953, जहां से शेर कश्मीर और उनके साथियों को गिरफ्तार किया, लेट्स गो बैक। और मुझे कहा अब यू आर नॉट गोइंग टू विन एनी इलेक्शन, यू हैव लॉस्ट। ये कितना फर्क होता है? 20-30-40 से 800 वोट ही मिले आपको? कुछ नहीं। मेरे जो हमारे जिस पर हमने इलेक्शन कमीशन में उस वक्त ये नया नया चला था ये मशीनें, और हमने उनको लिखित में भी दिया कि किस तरह कैसे इसको टेम्पर किया जा सकता है। आज तक उसका जवाब हमको नहीं आया। जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी थी पीडीपी लूज करने वाली, उन्होंने भी इल्जाम नहीं लगाया चोरी का। 2 लोगों ने लगाया, मुफ्ती नाजिमुद्दीन, आप सेव श्रीनगर फ्रंट, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी कि चोरी हो गई। ना मेरे दोनों को सब कुछ, मैं क्यों बताऊं? क्योंकि जो मेरे अपने रिश्ते के लोग हैं जी, एक जगह में वो है 65 मेंबर्स जी, 65। वहां जो हमारा ये बूथ था वो सारे वोट एक एक गया, 3 निकले उसमें से, जस्ट 3। अच्छा, ओनली 3। फिर हमने कैलकुलेशन कराई सब जगह कि क्या है। चलिए, आई एक्सेप्ट, ऐसी डिफीट्स मैं मानता हूं कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। 800 क्या, मुझे 8 ही वोट क्यों नहीं मिले, मगर हम अपनी असूलों से कभी परे नहीं हटेंगे। मुजफ्फर साहब, मैं ये बता रहा था कि बहुत सारी चीज़ें रह गई। मैंने इसका सरसरी तज़किरा किया था 2008 के इलेक्शन का, आपने थोड़ी सी तफसील भी बता दी। इसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई। बाद में जो 1987 का इलेक्शन है, इसके बाद 90 में मिलिटेंसी आ गई, तब से भी आप पॉलिटिक्स में हैं। और अब ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदा थी, अब ये अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और अभी भी ये कायम है। हालांकि सीट्स वगैरह नहीं जीती, लेकिन आपका एक नज़रिया है, बाज़ाब्ता तौर पर आप एग्जिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे एक दूसरी किस्त में, जरूर मुस्तकबिल में ज़रूर आपके साथ बात करेंगे। अभी तक हम अपने नाजरीन को इतना बता देंगे जो आपने यहाँ पे बता दिया, इस वादे के साथ कि हम आपके पास फिर आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे, इस वादे के साथ। और ये वादा आप कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बातें कही, दिस आर वेरी बिग रेवलेशंस, इसमें से कोई एक वर्ड नहीं कटेगा। और दूसरा कटेगा तो मुझे बता दें। और दूसरा ये भी होगा कि जब आप दोबारा इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे और हम आपके रूबरू होंगे, उस वक्त हम करंट सिचुएशन, जरूर करंट क्या पीछे हुआ, जरूर 2019 में पीएचडी का क्या सत्यानाश हुआ, पूछ लूंगा क्यों हुआ, इलेक्शन फिर लड़ा, फिर हारा, क्यों हारा, जरूर पूछूंगा आपसे। नाजरीन, ये थे मुजफ्फर अहमद शाह साहब, जो ख्वाजा गुलाम मोहम्मद शाह जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे, उनके फर्जंद हैं। उनकी जो वालिदा हैं खालिदा जी, वो शेख साहब की दुख्तर हैं और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नवासे हैं, जिनसे आज हमने बात की। उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताया, कुछ सियासत के बारे में भी बताया, लेकिन ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हुआ आज की इस किस्त में। मुस्तकबिल में हम ज़रूर शाह साहब के साथ दोबारा बात करेंगे। मुजफ्फर शाह साहब, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबका।